गुड मॉर्निंग। ये क्या सर बैग रखे हैं, लोग गायब हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो एसी थोड़ा और पढ़ लेते हैं। हाँ, क्लास के बाद कर लेंगे। देखो भाई, एक मैंने बोला कि एक तो सीरीज एलसीआर में अब जो है थोड़ा और लॉजिक पकड़ने की कोशिश करना, कैसे हो रहा है डील। लास्ट क्लास में ऐसा तो समझ गए थे कि इम्पीडेंस का आंसर अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसा बन रहा था। उसको और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे एक बार बचपन में मैंने आपको सिखाया कि मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस हैं, ये सीरीज में है और इसमें तीनों रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें निकालना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो आपने बोला इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बोल दो R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों एक ही जैसे रेजिस्टेंस है ऐसे बोलते। डीसी सोर्स में ये ऐसे ही काम करता है, एसी में भी ऐसे ही काम करता है। लेकिन अब एसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर भी एक तरह के रेजिस्टेंस है जिनको रिएक्टेंस कह रहे हैं। इसको XL कह दिया, इसको XC कह दिया, ये R है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो ये वेक्टर क्वांटिटीज है और इनका रिजल्टेंट वेक्टर को हम नया नाम रख देते हैं इंपीडेंस। तो सीरीज में जब 3-4 रेजिस्टेंस हो, और सीरीज का मतलब सीधा ऐड करना होता है, बट ये क्वांटिटी अब वो स्केलर की तरह नहीं बात कर रही, किसकी तरह बिहेव कर रही है, इनको फेजर कहते हैं लेकिन इनको वेक्टर की तरह डील कर रहे हैं। तो फिर 3 वेक्टर को ऐड करना है, ऐड अभी भी कर रहे हैं क्योंकि सीरीज का मतलब क्या है, ऐड कर दो। लेकिन ये क्वांटिटी का जो तरीका है वो किस तरीके की क्वांटिटी है, वो वेक्टर टाइप की है। तो फिर हम इनको किस मेथड से ऐड कर रहे हैं, वेक्टर के मेथड से ऐड कर रहे हैं। ऐसे मैंने बना दिया। फिर मैंने ऐसा बोला कि एक वेक्टर जो आर है वो तो ऐसे सामने बना दो, ये करंट के फेज में चलेगा, करंट का फेजर आर इधर चलेगा। एक्सएल वाला जो फेजर है वो ऊपर और एक्ससी वाला जो फेजर है वो नीचे, ऐसे बना देना। ठीक है, इससे हम एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे जिसको हम इंपीडेंस कहेंगे, यही वाला। तो इस Z का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो आपने बोला जी इस फेजर डायग्राम के हिसाब से एक्सएल माइनस एक्ससी और आर के बीच में 90 डिग्री है, तो इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। समझ गए हैं? 3 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला दिया, टोटल कितने लीटर हो गया, 7 लीटर हो गया। समझ रहे, ये स्केलर क्वांटिटी ऐड हो रही थी। तो कैसे मिला, किस डायरेक्शन से मिला है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 3 न्यूटन फोर्स में 4 न्यूटन फोर्स मिला दे तो क्या 7 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। इस आंसर को बताने से पहले तुम क्या पूछते हो कि भाई डायरेक्शन तो बताओ, इनके बीच में क्या एंगल है, उसके बिना हम नहीं बता सकते। वैसे ही यहाँ पे जो सिंपली स्केलर की तरह जब बिहेव कर रहे थे तो वेक्टर सीरीज में आता था, हम डायरेक्ट ऐड कर देते थे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी था। अभी यही क्वांटिटी को हम किसकी तरह एक्ट करा रहे हैं,
फेजर की तरह करा रहे, इनके बीच में फेज डिफरेंस भी होता है। और आर और एक्सएल के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, आर और एक्सी के बीच में भी क्या है, और वो फेज डिफरेंस उनके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज से मैंने बनाया है। जैसे इधर वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस आर है, जो जिसके डायरेक्शन में हमने बनाया, ये वीएल होता था और ये वीसी होता था, और यहां पे आई होता था। कुछ याद आया क्या? रेफरेंस लाइन हमारा आई था, यानी करंट का हमने लाइन इसलिए बनाया क्योंकि हमको रेफरेंस के लिए एक लाइन चाहिए। सीरीज में क्या चीज सेम है, तो करंट सभी के लिए सेम है, तो करंट एक ही बार ड्रॉ करना है। इसी करंट के साथ रेजिस्टेंस का फेज डिफरेंस 0 है, इसी करंट के साथ वोल्टेज ऑफ इंडक्टर का फेज 90 डिग्री आ गया, और इसी करंट से वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर 90 डिग्री पीछे। तो हमारा ये वेक्टर बन गया, जहां पे वीएल था वहां पे एक्स, वीएल की जगह एक्सएल, वीआर की जगह आर, वीसी की जगह एक्सी रखा, तो रेजिस्टेंस का फेजर बन गया। नाम नया रखना पड़ा क्योंकि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को मिला के एक टर्म बन रहा है, समझ रहे हैं? अब इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलेंगे तो भी मिसलीडिंग है, क्योंकि सारे टर्म रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे तो भी समझ में आना मुश्किल है। अगर केवल एक्सएल एक्सी चल रहा होता और सबको ऐड कर देते तो इफेक्टिव रिएक्टेंस बोल दो। अगर केवल R1 R2 R3 रेजिस्टेंस चल रहे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल दो। लेकिन यहां पे डिफरेंट तरीके के रेजिस्टेंस रिएक्टेंस ऐड हो रहे हैं, तो हमने नया नाम रख दिया इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब वही इंपीड कर रहा है, यानी इंपीडेंस का वैल्यू बढ़ गया तो करंट को घटा देगा। रेजिस्टेंस का जो शब्द भी इसी तरह से रखा था, क्योंकि रजिस्ट करता था करंट को। रेजिस्टेंस बढ़ा दे तो मतलब रास्ते में रुकावट है, इंपीडेंस भी वैसी रुकावट है, गला घोट रहा है करंट का, कम करंट आने देगा। खैर, तो एक तो थोड़ा पिक्चर ये समझ में आई कि हाँ इसमें भी ऐड कर रहे, लेकिन फिर फॉर्मूला सीधा सीधा क्यों नहीं आ रहा? R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसे ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, तो 10 ओम क्यों नहीं लिख दे रहे? क्योंकि ये वेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए 2 प्लस 3 और 5 ये सब डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहा। लेकिन आपको ये डायग्राम ऐसा पकड़ लेना, आर सामने, एक्सएल ऊपर, एक्स नीचे, ठीक है? तो अगर ऐसा फेजर मेथड, मतलब ये जो डायग्राम है याद रहा, तो इमेजिनेशन अच्छा आता है, गड़बड़ नहीं होती, ये फेज डिफरेंस भी दिखाई देता है। लेकिन अगर आपको नहीं भी याद रखना, जैसे लल्लू निकले आप, तो आप तब भी क्या याद करके जाइए? ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और याद कर लो भाई, tan phi इज XL माइनस XC बाय R। अगर XL बड़ा है, देखो, और फिर थोड़ा रियलाइज करो, हमने लास्ट क्लास में सीखा, जैसे कैपेसिटर में करंट लीड करता है और इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया ये लग गया कि इंडक्टर चाहता है वोल्टेज को लीड कराना और कैपेसिटर चाहता है वोल्टेज को लैग कराना, पीछे चलाना। लेकिन सर्किट में इंडक्टर का एक्सएल का वैल्यू बड़ा है, तो कौन जीत गया? इंडक्टर जीत गया। इंडक्टर जीत गया तो फिर अब वोल्टेज लीड करेगा कि लैग करेगा? लीड करेगा। तो वोल्टेज का फंक्शन बताओ, करंट का निकालना है तो वोल्टेज से तो पीछे चलेगा। समझ गए क्या? वो जो फेज डिफरेंस है उसका फॉर्मूला ये है। लेकिन अगर कंफ्यूजन आपको हो जाए कि सर्किट में क्या होना चाहिए, तो इंडक्टर वोल्टेज को लीड करा रहा है, ऐसे देखो, इंडक्टर के साइड से चल रहे तो वोल्टेज और करंट आ रहा, वोल्टेज करंट इंडक्टर, तो वोल्टेज इज लीडिंग द करंट इन इंडक्टर। इसमें कैपेसिटर में करंट इज लीडिंग इट्स वोल्टेज। समझ गए? लीडिंग वोल्टेज करंट, वोल्टेज लीडिंग करंट। तो वोल्टेज करंट से लीड करता है इंडक्टर में, तो इंडक्टर का एक्सेल बड़ा होगा तो इंडक्टर के हिसाब से सर्किट चलेगा, वोल्टेज लीड करेगा। कैपेसिटर का एक्सी बड़ा होगा तो, लेकिन इंडक्टर कितना लीड कराना चाहता है? 90 डिग्री। कैपेसिटर क्या चाहता है? 90 डिग्री लैग करे वोल्टेज। रेजिस्टेंस कहता है ना लीड करे ना लैग करे, सामने चलो। तो रेजिस्टेंस अगर सर्किट में आ गया तो ना तो 90 डिग्री ऊपर रहने देगा ना 90 डिग्री नीचे रहने देगा। तो अगर एंगल 60 डिग्री है, अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि ऐसा सर्किट है जिसमें वोल्टेज 60 डिग्री करंट से लीड कर रहा है, वोल्टेज इज लीडेड इट्स करंट बाय 60 डिग्री, तो दो बातें इसमें क्लियर हो गई। एक, इंडक्टर स्ट्रॉन्गर है, यानी एक्सएल का वैल्यू इज ग्रेटर देन। दूसरा, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है तभी वो एक्सएल और एक्सी का रेशियो, समझ गए ना, आर के साथ रेशियो tan 60 बनाएगा। ठीक है क्या?
बहुत कमाल का सवाल पूछते हैं जब इस सर्किट में, एसी सर्किट में, तो एक्सएल या एक्सी में से एक हटा देते हैं। समझ रहे? वो उनका कमाल की डेफिनेशन है, यानी तीनों होंगे या फिर एक्सएल या एक्सी में से एक हट जाएगा, तो फिर आप उस समय उसको हटा दो, साहब फॉर्मूला यही चलेगा, एक टर्म हट। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। इंडक्टर नहीं, कैपेसिटर 4 ओम का है, ये एक्ससी का वैल्यू डायरेक्टली दिया है, एक्सएल का वैल्यू दे दिया 8 ओम, और सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू है 3 ओम। बैटरी लगा दिया 10 साइन ओमेगा टी। सवाल में पूछा फाइंड फंक्शन ऑफ करंट वी आर, वी एल एंड वी सी। ट्राई करते हैं। समझ गए? तो अगर लल्लू भी निकले तो पहले क्या कैलकुलेट हो ही जाएगा तुमसे, इंपीडेंस कैलकुलेट हो जाएगा। कितना आया इंपीडेंस? 5 आ गया, बहुत ही कमाल का कैलकुलेशन, 5 सही जवाब है। अभी इसमें अगर पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछ लूं सर्किट में तो क्या आंसर होगा? क्या है, कैसे लल्लू हो तुम लोग? हाँ, वोल्टेज का पीक वैल्यू कितना दिएला है और इंपीडेंस का वैल्यू कितना आया है, तो करंट का वैल्यू पूछ रहा हूं मैं यार। सर V नॉट अपॉन 5√2। इंपीडेंस क्या होता है? हाँ, मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, बट उसका नाम इंपीडेंस है, वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की तरह है। तो व्हाट इज टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? मतलब बैटरी को कितना रेजिस्टेंस दिखाई देगा सर्किट में? 5, वैसे तो 3 3 लगे, 8 भी लगा, 4 भी लगा, 3 भी लगा है, तो सीधा ऐड कर रहे हैं क्या नंबर? क्या ऐसे कर दिया, 8 प्लस 4 हो गया 12 प्लस 3 15, 15 हो गया क्या रेजिस्टेंस? नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पुराने वाले स्केलर टाइप सॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ पे फेजर मेथड आ रहा है, और फेजर मेथड में ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? वेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, वेक्टर की तरह। तो फॉर्मूला क्या बनाया? अंडर रूट ऑफ, थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है ये सवाल लेकिन मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा अनयूजुअल है कि फेजर क्यों बन गया। ये तो हमको तो पुराने जमाने में ऐसे ही आता है, ये तो सीरीज हो गया, ऐड कर दो। लोग ऐसे ही लल्लूबाजी करते हैं, फिर उनका आंसर भी मैच कर जाता है, घर आके देखते हैं तो पोपट हो गया। एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आंसर लिखा 8 माइनस 4 उसका होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बहुत ही मेहनत से 5 ओम आ गया। अब ये 5 ओम का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी 3 हट गए, अब एक रह गया, एक रह गया तो बैटरी उसी को करंट देगा, तो कितना करंट देगा? तो आई का फंक्शन होना चाहिए, आई नॉट का वैल्यू होना चाहिए ई नॉट बाई जेड। ई नॉट का वैल्यू कितना है? 10 है, जेड का वैल्यू 5 है, कितना आ गया? 2 एम्पियर आ गया। ये तो आई नॉट का वैल्यू। फंक्शन क्या हो गया? अब फंक्शन के लिए मुझे फेज डिफरेंस चाहिए, फेज डिफरेंस के लिए मुझे एक्सएल बड़ा या एक्सी ये पता लगाना पड़ेगा, और फिर tan फाई लिखना पड़ेगा। तो tan फाई का वैल्यू क्या लिखा था? 4/3 हो गया। तो फाई का वैल्यू हमने लिख दिया, मान लो 53 डिग्री, अगर शायद आपको आइडिया हो, tan थीटा 4/3। 53 डिग्री में कौन आगे चल रहा है अभी? इन दोनों की लड़ाई में इंडक्टर कैपेसिटर में कौन जीत रहा है? इंडक्टर जीत रहा है। तो इंडक्टर क्या चाहता था? वोल्टेज लीड करे, तो क्या होगा? वोल्टेज लीड करेगा, कितने से?
वोल्टेज का फंक्शन दिया है क्या? दिया है ना, दिख रहा है वोल्टेज का फंक्शन। हमें किसका करंट का फंक्शन निकालना है? करंट का पीक वैल्यू ये आ गया है, तो करंट का फंक्शन क्या लिखेंगे बताओ? इंक खत्म होगी क्या? बोलो। 2 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री नहीं होगा। माइनस का है लिखा, करंट पीछे चल रहा है तो वोल्टेज तो आगे चल रहा है, तो प्लस नहीं लिखना चाहिए। फंक्शन करंट का बना रहे हैं और करंट पीछे चल रहा है, तो वोल्टेज तो आगे चल रहा है, तो वोल्टेज के फंक्शन में आगे चलाएंगे ना। आप कंपैरिजन करो, वोल्टेज का फंक्शन साइन ओमेगा टी माइनस 5, कौन आगे है? मतलब किसका फेस आगे चल रहा है? 53 डिग्री वो आगे है, ये पीछे चल रहा है, पीछे मतलब माइनस। समझे? ठीक है। अब मुझे फंक्शन किसका बताना है? वी आर मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस के वोल्टेज का पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ, जैसे हमको करंट पता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी पता है, तो रेजिस्टेंस के वोल्टेज का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर IR। आई इंटू आर। यही मैंने बोला भी, करंट पता है, रेजिस्टेंस हमें पता है और करंट भी पता है। करंट जो रेजिस्टेंस में जा रहा है वही करंट पता है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, उसका वोल्टेज पता लगाना है रेजिस्टेंस का, तो आई आर हो जाएगा। तो पीक वैल्यू से अगर कैलकुलेट करेंगे तो पीक वैल्यू आ जाएगा। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट? आप फंक्शन देखो, आपको ये पता चला ये 2 एम्पियर का 2 कैसे आया था? कैसे आया था? पूरा बैटरी 10 वोल्ट का है, पूरा ऊपर का ब्रांच 5 ओम का है, बैटरी 10 वोल्ट का 5 ओम से डिवाइड कर दिया तो करंट आ गया। वही करंट 2 एम्पियर जब रेजिस्टेंस में जाएगा तो रेजिस्टेंस कितने ओम का है? तो 3 ओम में 2 एम्पियर मैक्सिमम पीक वैल्यू करंट 2 एम्पियर जाएगा, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना बनेगा? ऐसे साइन फंक्शन होते हैं, साइन फंक्शन में हमेशा थोड़ी ना मैक्सिमम रहता है, लेकिन जब भी करंट मैक्सिमम होगा तब रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट जाएगा, तो कितना वोल्टेज मिलेगा? ठीक है, 6 मिलेगा। और आगे का फंक्शन कैसे लिखे? तो वी आर का आंसर लिखा 6 साइन ओमेगा टी माइनस 53। चलो VL का वैल्यू लिखते हैं। VL क्या चीज है दिख रहा है इसमें? वोल्टेज ऑफ इंडक्टर का एक्सेल का वैल्यू कितना है? वो इंडक्टर का रेजिस्टेंस हो गया, वो इंडक्टर का रेजिस्टेंस, उसमें भी करंट 2 एम्पियर जाएगा, पीक वैल्यू। तो व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ इंडक्टर? तो यहां लिख रहे 16 आगे साइन ये क्या किए? आपने बचपन में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा या लास्ट क्लास में पढ़ा कि करंट से इंडक्टर का वोल्टेज कितना एंगल आगे है, इसलिए पहले हमने किसका फंक्शन निकाला? क्योंकि करंट के फंक्शन से 90 डिग्री आगे, तो करंट का फंक्शन में 90 डिग्री आगे ऐड करने पर फेज किसका? वोल्टेज का फंक्शन आगे किसके? इंडक्टर के वोल्टेज। अब मुझे बताओ, अगर कैपेसिटर का वोल्टेज का फंक्शन लिखना हो तो I इंटू एक्सी करोगे तो पीक वैल्यू आएगा, I का वैल्यू 2 है, 8 हो गया, 8 आगे ओमेगा टी माइनस 53 माइनस 90 डिग्री करा। कैसे हुआ समझ में आया? तो पहला अटैक किस लिए, किस पे किया था? ये जो tan फाई निकाला उससे नेट वोल्टेज नेट करंट का फेज डिफरेंस आ गया, उससे मुझे पता चल गया आगे चलेगा पीछे चलेगा। करंट का फंक्शन पहले लिखा, जब रेजिस्टेंस का वोल्टेज लिखा तो उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं डाला, क्योंकि ये पड़ा वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस रेजिस्टेंस में नहीं होता। तो जो करंट का फंक्शन है वही रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, उल्टा बोल दिया। और कैपेसिटर के लिए 90 डिग्री पीछे है,
इंडक्टर के लिए वो डायग्राम ऐसे, सही तो बोला, कैपेसिटर के लिए वोल्टेज, मैंने यही बोला, कैपेसिटर के लिए वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है और इंडक्टर के लिए वोल्टेज 90 डिग्री आगे है। तो इंडक्टर के फंक्शन में 90 डिग्री करंट से, तो करंट का फेज लिखो और 90 डिग्री ऐड कर दो, करंट का फेज लिखो 90 डिग्री माइनस कर दो। समझ गए क्या? तो सीक्वेंस समझ में आया? अब मैं सवाल में आपसे पूछता हूं, पावर ऑफ द सोर्स क्या है? क्या फॉर्मूला था पावर का? व्हाट इज द पावर ऑफ द सोर्स? बोलो बच्चे, आप पहली बार आए क्या? पहली बार आए? तो अभी तो बहुत दिन बीत गए, बीच में वैसे भी समझ में बड़ा कम आएगा। समझ में तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? थोड़ा बहुत आ रहा, गलत है। ये लोग इतने दिन से आ रहे, इन लोग अभी तक भी थोड़ा बहुत नहीं बोल पाते कि समझ में आ रहा ना, कुछ थोड़ा था ना। सर पावर 6 वॉट। हाँ, क्या फॉर्मूला था पावर ऑफ बैटरी का? ERMS IRMS into cos phi। ERMS IRMS cos phi, हमेशा यही बोलना है, ठीक है? ERMS का वैल्यू बोलो इस बैटरी का। 10√2। अरे 10/√2 रे, देखा? ERMS का वैल्यू कैसे निकाल रहे थे हम? पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दे रहे थे, श्योर हो तो कर दो भाई। पावर, पावर लिख रहे हैं, पावर ऑफ बैटरी। सोर्स का पावर पूछा, आंसर हुआ ERMS IRMS। ये फॉर्मूला है। ERMS का वैल्यू बोलो 10 पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। IRMS का वैल्यू बोलो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। cos phi का वैल्यू बोलो। अब cos phi में phi क्या होता है? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज साइन ओमेगा टी है, करंट साइन ओमेगा टी -50 है, 3 है। अरे ये जो tan phi निकाल दो ना, यही वाला, ठीक है? cos phi का लेकिन फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में R/ZB बोला था। तो R का वैल्यू कितना चलत है और Z का वैल्यू, तो 3/5 यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो tan phi से cos phi बना सकते हो। समझ गए ना? जैसे cos 53 लिखेंगे तो वो 3/5 हो जाएगा, हमको अलग से पता है। नहीं तो हम इधर से भी कैलकुलेट, तो कितना लिख दिया? 3/5। आंसर फिर भी 6 आया, वाह भाई वाह। 10√3 लिखेंगे तो क्यों आएगा ये? (10√2) बोला था, हाँ 10√2 बोलेंगे तो फिर तो कुछ और आएगा ना। अच्छा अच्छा, 10/√2 होगा, ठीक है। ये 6 वॉट आ गया, ठीक है। लेकिन अभी एक और तरीके से देखते हैं। अगर बोलता कि सोर्स का पावर बताओ और हमें ERMS IRMS cos phi करने का मन नहीं है, या फिर मुझे phi का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया नहीं है, तो हमारे पास एक और तरीका रेजिस्टेंस से पावर निकालने का। क्यों? क्योंकि इस कहानी में XL XC और R है और पावर केवल एक ही लॉस करता है। कौन? रेजिस्टेंस ही केवल है जो पावर लॉस करता है। और रेजिस्टेंस में cos phi का वैल्यू 0 होता है, यानी कि उसमें केवल I2R लिखना होता है। रेजिस्टेंस में cos phi का कोई फैक्टर, क्योंकि उसका cos phi 1 होता है, उसमें फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में हमेशा 0 है। तो बोलो ये गर्म होगा क्या? नहीं। ये गर्म होगा क्या? तो कौन गर्म होगा? रेजिस्टेंस। अगर बल्ब है तो चमकेगा, लेकिन मेहनत कौन करेगा? बैटरी। बैटरी कितना मेहनत कर रहा है? तो रेजिस्टेंस चेक करते, 6 वॉट से ज्यादा एनर्जी लॉस कर रहा है या कम। तो रेजिस्टेंस का पावर कैसे निकालेंगे? तो पावर ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू IRMS का स्क्वायर इंटू R। ये वही फॉर्मूला होता है। अगर रेजिस्टेंस में पावर चाहिए तो जो करंट होते हैं उनको RMS करंट लिख दो, सीधा आंसर। तो IRMS का वैल्यू क्या था? 2/√2 लिख दिया, होल स्क्वायर कर दिया, इंटू R का वैल्यू 3 है। बोलो क्या आंसर आया? समझ में आया क्या? बैटरी 10 वोल्ट की है, करंट 2 एम्पियर फेंक सकती है। बैटरी 10/√2 की है, करंट 2/√2 फेंक रही है। तो पावर हमको ऐसा लग रहा है 10 वॉट होना चाहिए था, लेकिन सर्किट में कितने वॉट पावर ही डेवलप हो रहा है? तो
तो 10 वॉट पावर बनाने वाली बैटरी केवल 6 वॉट पावर बना रही, तो उसका पावर फैक्टर 6/10 है। कुछ सेंस बना क्या? 10 वॉट पावर वाली बैटरी केवल 6 वॉट पावर भेज रही है, क्योंकि पावर केवल किस पे जाएगा? रेजिस्टेंस में। तो बैटरी लगेगी बड़ी, करंट भी होगा ज्यादा, लेकिन रेजिस्टेंस अगर कम पावर ले रहा है तो एक्चुअल से एक्चुअल पावर कम आएगी और अपेरेंटली हमें ज्यादा लगेगी। समझे? वोल्टेज इंटू। तो वही फैक्टर थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। ये पावर 6 वॉट, अगर यहां पे सर्किट में 2 रेजिस्टेंस होते तो दोनों रेजिस्टेंस के पावर ऐड करने से बैटरी की पावर आ जाती। कुछ समझे क्या? तो या तो बैटरी का फॉर्मूला लगा दो और या रेजिस्टेंस की पावर ऐड करके सीधा वही आंसर। तो अगर कोई कहता व्हाट इज पावर ऑफ द सोर्स, तो हम I²R से रेजिस्टेंस की पावर निकाल के पावर ऑफ द सोर्स लिख सकते थे। आप समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब ऐसा नहीं कि बैटरी कुछ और पावर देगी और रेजिस्टेंस को कुछ और मिलेगा। अगर सारे रेजिस्टेंस का पावर ऐड कर देंगे तो इंडक्टर में कोई भी पावर लॉस और कैपेसिटर में भी नहीं हो रही, तो जो भी है वो मतलब ये दोनों हमेशा मैच करेंगे। तो सर्किट में कभी हो सकता है तुमने फॉर्मूला लगाया ERMS IRMS cos phi, और cos phi का वैल्यू आपको पता ही नहीं है अभी तक। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? cos phi का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आपको करंट का वैल्यू पता है, RMS का वैल्यू दिया हुआ है, तो I²R से निकाल दो, सेम पावर बैटरी की बन जाएगी। सर अगर XC ग्रेटर देन XL होगा तो tan phi में हमें XC माइनस XL अपॉन R करना है। tan phi वाले में यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल कर दो, लेकिन अगर XC बड़ा है XL से तो क्या हम लॉजिकली अपने मन में ऐसे सोच पाएंगे कि XC हमेशा चाहता है वोल्टेज पीछे चले, और XC बड़ा है XL से तो वोल्टेज पीछे ही चलेगा, तो वोल्टेज से करंट आगे चलेगा। तो तुमने XC माइनस XL अपॉन R से tan phi का वैल्यू निकाल लिया, और वो tan phi को अब करंट के फंक्शन में ऐड कर दोगे। ये चेंजेस आपको खुद कर लेने। समझ गए क्या? ठीक है, तो वो अपने आप सोच लेना। आगे के सवाल भी ऐसे ही है, इसी लॉजिक पर बेस्ड कई क्वेश्चंस हैं। चोक कॉइल एक कॉइल ऐसा बनाया जो कि वोल्टेज ड्रॉप कर दे लेकिन पावर लॉस बढ़ने ना दे। लॉजिक समझना। लॉजिक ये है कि मान लीजिए आप डीसी सर्किट में आप है, डीसी सर्किट, और मैंने आपको 10 वोल्ट का बैटरी दिया है। दस वोल्ट का बैटरी, ठीक है। अगर ये R2 रेजिस्टेंस नहीं हो और केवल R1 रेजिस्टेंस सर्किट में हो, तो सारा का सारा 10 वोल्ट किसको मिलेगा? R1 को मिलेगा। लेकिन सवाल में कंडीशन दे दी कि 10 वोल्ट का बैटरी लगा है लेकिन R1 को केवल 4 वोल्ट मिले, ऐसा अरेंजमेंट करो। तो तुमने सीरीज में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, ये क्या करेगा? वोल्टेज को डिवाइड कर देगा। अगर R2 का अप्रोप्रिएट वैल्यू तुमने सेलेक्ट किया है तो R2 का वैल्यू अपने ऊपर 6 वोल्ट ड्रॉप कर लेगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। 10 वोल्ट में से अगर R2 का सही वैल्यू लिखोगे, यानी कैलकुलेट करके लाओगे और रखोगे, तो R1 को 4 वोल्ट दे देगा, तो बाकी 6 वोल्ट कहां जाएगा? यानी सीरीज में लगाने से वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, थोड़ा इसके पास रह जाता है, थोड़ा उसके पास चला जाता है। ऐसा डीसी में हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंडक्टर कैपेसिटर में डीसी से कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंडक्टर लगाने से थोड़ी देर बाद इंडक्टर सो जाता, तो फिर रेजिस्टेंस को 10 वोल्ट हो जाएगा। कुछ सेंस बना क्या? स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बिकम्स कंडक्टर, तो सारा 10 वोल्ट वापस किसके पास आ जाएगा? तो कोई फायदा नहीं। डीसी वोल्ट में तुमको वोल्टेज ड्रॉप करने, डीसी सर्किट में तो रेजिस्टेंस के बाजू में रेजिस्टेंस ही लगाना पड़ेगा। कैपेसिटर लगाओगे तो करंट लाना ही बंद कर देगा, जीरो कर देगा उसको। कुछ आइडिया लगा क्या? तो वहां कैपेसिटर और इंडक्टर हमारी हेल्प। लेकिन एसी सर्किट बड़ा मजेदार है, इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर हमेशा जगे रहते हैं और रेजिस्टेंस यानी रिएक्टेंस की तरह काम करते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर एसी सोर्स है और एसी सोर्स से मैंने रेजिस्टेंस R1 को, जैसे ये 220 वोल्ट का हमारे घर का सोर्स है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा अप्लायंस है, ऐसा मशीन है जो कि 10 वोल्ट 100 वोल्ट पे चलता है। समझ गए? तो या तो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर कुछ ऐसा टर्म होना चाहिए था जो वोल्टेज को 220 से घटा के 100 पे ले आए। ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर कहते हैं जो कि वोल्टेज को कम या तो स्टेप डाउन और स्टेप
अप ट्रांसफार्मर, 2 ट्रांसफार्मर हो गए, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, लो को हाई में। तो मैंने 220 लगाया, इसको 100 चाहिए, ट्रांसफार्मर लगा दे, ट्रांसफार्मर के आगे लगाए तो काम बन जाएगा। लेकिन हम ट्रांसफार्मर लगाना नहीं चाहते हैं, महंगा होता है। दूसरा, मुझे करंट भी कम करना है, वोल्टेज तो कम करना ही है, करंट भी कम करना है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज कम करोगे तो करंट बढ़ा देगा, ठीक है। तो बड़ा अजीब सी चीज है क्या। तो यहां पे हमने क्या सोचा कि ये रेजिस्टेंस पे कम वोल्टेज चाहिए मुझे, करंट भी कम चाहिए। तो जैसे इस सर्किट में होता था कि अगर साइड में एक रेजिस्टेंस लगा दो तो वोल्टेज, तो यहां पे हमारे पास अब चॉइस 3 है। हम इसके बाजू में रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। इंडक्टर लगा दिया, इसी को बोल दिया चोक कॉइल। चोक कॉइल का मतलब है इंडक्टर क्या करता है, सर्किट के इंपीडेंस का वैल्यू बढ़ा देता है, जिससे कि करंट का वैल्यू कम, समझ ना, चोक कर दिया इसने करंट को आने से। करंट का वैल्यू क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और वोल्टेज भी इस पे डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आर है, ये एक्सएल है। इंपीडेंस का वैल्यू बोलो। कभी भी देसी टाइप मत बोल देना सर ये 5 ओम है, ये 5 हो गया 10, समझ गए क्या, यहां ऐसे काम नहीं हो रहा। तो केयरफुल रहना है, मन से आवाज वही आएगी कि 5 + 5 10, लेकिन 5√2 हो जाएगा, ये मामला गड़बड़ है यहाँ। R² + XL²। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर वोल्टेज V है तो V/Z, यानी V/√R² + XL²। करंट का वैल्यू आ गया तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज का आंसर I × R है। I की जगह लिख दिया V/√R² + XL² × R, और ये वैल्यू हमेशा V से कम है। देखो एक्सेल का वैल्यू कुछ भी रखोगे न्यूमरेटर तो बड़ा ही हो जाएगा ना R से, तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन, मतलब इसको जो वोल्टेज मिल रहा है वो हमेशा जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे कम हो जाएगा। इंपीडेंस बढ़ गया तो करंट भी कम हो जाएगा, करंट कम हो गया तो पावर डेवलप भी कम हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि इसने 220 के बैटरी को, इस रेजिस्टेंस को 100 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे दिया है। बहुत सिंपल। ऐसा वाला चीज ना हमारे ट्यूबलाइट में होता है पुराने, अभी तो एलईडी है क्या, पुराने जमाने की ट्यूबलाइट होती थी, उसमें बीच में ऐसे डब्बा, एक ऐसे नहीं होता पत्थर जैसा, हाँ वो उसको बोलते थे चोक। वो उसके अंदर जो कॉइल है वो यही कर रहा है। ट्यूबलाइट थोड़ा कम वोल्टेज पे चलती है, यानी 220 वोल्ट पे नहीं चलती, उनको कम वोल्टेज चाहिए, तो सीरीज में चोक लगा रहता है। वो क्या करता है, वोल्टेज को अपने ऊपर डिवाइड कर, मतलब अपने ऊपर ले लेता है, जिससे ट्यूबलाइट को वोल्टेज कम मिलता है। कम वोल्टेज पे ट्यूबलाइट चमकेगी। अगर तुम्हारे यहाँ चोक खराब हो जाए तो आप एक रेजिस्टेंस लगा के भी ट्यूबलाइट को ऑन कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो एक बल्ब सीरीज में लगा दो तो भी घर पे ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी। आज ट्राई करना है। बल्ब से डिवाइड, आप किसी भी बिजली वाले के यहाँ भी जाना तो ट्यूबलाइट खरीदने, अगर पुराने जमाने वाली ट्यूबलाइट खरीदने जाओगे तो ट्यूबलाइट को वो चेक कैसे करते हैं, उनके पास एक वायर, लाइव वायर होता है, उसको टच करते हैं ट्यूबलाइट चमकती है, देखना साथ में बल्ब भी चमकेगा। उनको चोक की जरूरत, सीरीज में लगा हुआ बल्ब नहीं लगाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप सही नहीं होगा, ट्यूबलाइट को ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, उसका आयन ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, तो एक अप्रोप्रिएट एक्सेलरेशन पर ही लाइट निकलती है। यानी ज्यादा एक्सेलरेट कराओगे तो अल्ट्रा वायलेट बनेगा, फिर वो तुम्हारे को दिखाई नहीं देगा। हाँ, यहां पे स्टेटमेंट का मतलब समझना, ये कहना है कि मान लीजिए इंडक्टर, कैपेसिटर, ये ऐसे सीरीज सर्किट है या पैरेलल सर्किट है, इसमें कभी भी ऐड करने वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। यानी केसीएल जो पहला लॉ है किरचॉफ का, और केवीएल जो दूसरा लॉ है, वो यहां पे आरएमएस और पीक वैल्यूज के साथ काम नहीं करता। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस 5 ओम है, और ये रेजिस्टेंस 4 ओम है, और ये रेजिस्टेंस 1 ओम है,
तो क्या इनको टोटल रेजिस्टेंस को 10 ओम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इसको किस मेथड से ही ऐड करना है? फेजर मेथड से ही ऐड करना है। इनको वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, फिर ऐड करना है। तो कभी भी कोई दो वैल्यूज ऐड डायरेक्टली नहीं हो रही। जैसे अगर मैं आपको एक रेजिस्टेंस दे दूं और एक इंडक्टर दे दूं, मैं बोलूं कि इसका वोल्टेज 4 वोल्ट का है और ये वोल्टेज 3 वोल्ट का है, तो बताओ टोटल वोल्टेज क्या है? पहले तो मैंने कांस्टेंट की तरह दिया, मतलब ये आरएमएस वैल्यूज है, और आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू कभी भी डायरेक्टली ऐड। तो अगर मैंने पूछा ये टोटल वोल्टेज क्या है, तो फिर से फेजर मेथड 4 स्क्वायर प्लस, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है? आपने बोला था वी आर सामने होता, वीएल ऊपर होता। याद आ गया डायग्राम? वही डायग्राम याद करके रहना। ये वी आर है, ये वीएल। कितना फेज डिफरेंस है? क्या आंसर आ गया? 5 वोल्ट। समझ गए क्या? हाँ। करंट में भी डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। एक रास्ते से करंट जा रहा है 1 एम्पियर, दूसरे में जा रहा है 2 एम्पियर, तो इधर से कितना आ रहा है? जब तक फेज डिफरेंस नहीं पता रहेगा तब तक करंट का वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे। समझ गए क्या? ठीक है। तो प्लस माइनस वाले फॉर्मूले, सीरीज पैरेलल वाले नॉर्मल फॉर्मूले भी, जैसे दो सीरीज में है तो R1 प्लस R2 कर दो, दो पैरेलल में तो 1/R1 प्लस 1/R2 कर दो, ऐसे वाले फॉर्मूले यहां पे काम नहीं करेंगे। तो नेवर डायरेक्टली ऐड टू वैल्यूज। और कौन से वैल्यूज? अरे कोई भी हो, वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस एक्सएल एक्सी वाले, कोई भी दो वैल्यूज डायरेक्टली ऐड। ओनली V इज इक्वल टू IR या V इज इक्वल टू IXL या V इज इक्वल टू IXC, यही फॉर्मूले काम करेंगे। समझ गए क्या? करंट से डिवाइड कर दोगे तो इंपीडेंस आ गया या रेजिस्टेंस आ गया, रिएक्टेंस। बस ये V इक्वल टू IR टाइप के फॉर्मूले करेंगे, कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है? जैसे दिख जाए यहां वोल्टेज 2 है, यहां वोल्टेज 2 है, तो नीचे का वोल्टेज 4 आ गया, ना ना ना, ऐड नहीं होगा। ठीक है? तो कोशिश करेंगे कि अवॉइड हो, तो प्रैक्टिस करने से लेकिन हमको पता चल जाएगा। हाँ बोल दो। क्योंकि V इज इक्वल टू IR चल रहा है और I सब में क्या हो गया, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या कर दिया। ये वहां पर भी सीरीज में यही हुआ था। सोच के देखो, अगर हमने सीरीज में 3 रेजिस्टेंस लगाए तो इनका रेजिस्टेंस ऐड नहीं हो रहा था, लेकिन इनका वोल्टेज ऐड ही हो रहा था। ये V1 है, ये V2 है, ये, तो हम बोलते टोटल वोल्टेज क्या हो गया, तो तुम क्या बोलते थे? V1 प्लस V2 प्लस, अब इसको लिखते IR1, इसको लिखते हो IR2, फिर I कॉमन लेते हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आता है? R1 प्लस R2। तो रेजिस्टेंस बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है या ऐड हो रहा है जैसे वोल्टेज ऐड हुआ था। सीरीज में क्या सेम था? करंट सेम था। पैरेलल में क्या सेम है? वोल्टेज सेम है। तो वोल्टेज पे इक्वेशन नहीं बन रही, I1 प्लस I2 प्लस I3, V/R1 V/R2 V बाई वोल्टेज कॉमन ले लिया, तो करंट की तरह जैसे करंट ऐड हो रहा है वैसे ही 1/R 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 ऐड हो। समझ गए? तो इसलिए फेजर में किसको चलाया हमने? वोल्टेज को चलाया, लेकिन वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो गया तो रेजिस्टेंस सेम फेजर में डाल दिया। ठीक है? ठीक है। सवाल केवल सिंपल है, बहुत ही इजी। सवाल में लिखा है, देखो, ये कल के क्लास में हमने किया था। ये बोल रहा वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड फिक्स्ड एम्पलीट्यूड। फिक्स्ड एम्पलीट्यूड ऐसा लिखा क्यों है? क्योंकि आपको पता है एम्पलीट्यूड जो सोर्स का होता है वो होता है AB ओमेगा। याद है क्या? AB ओमेगा। और अगर ओमेगा वेरिएबल हो जाए तो AB ओमेगा भी बदलना चाहिए। मतलब अगर कुछ नहीं लिखा होता तो AB ओमेगा से एम्पलीट्यूड बदलना चाहिए था, लेकिन सवाल में क्या दिया है? फिक्स रखना है, चाहे ओमेगा बदले तो भी फिक्स रखो। मतलब ये लोग कुछ ऐसा मैजिक कर रहे होंगे कि ओमेगा बढ़ाने घटाने से AB ओमेगा का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। समझ गया क्या? तो फिक्स्ड क्यों लिखा है समझ में आ रहा है? अगर नहीं लिखा रहेगा तो हमको क्या मानना है? AB ओमेगा है, चेंज होगा भाई, ओमेगा बदलोगे। ठीक है? अब इसमें लिखा है व्हेन ओमेगा इज, यहां सर्किट में सीरीज विद कैपेसिटेंस C एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस R।
कौन सा सर्किट हुआ? आर और सी दो ही है इंडक्टर, तो एक्स सी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? 1/, ओमेगा का वैल्यू हम इस सर्किट में क्या कर रहे हैं? बढ़ा देंगे, तो एक्स सी का वैल्यू क्या होएगा? कम होगा। तो इंपीडेंस का वैल्यू क्या होगा? इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो। क्यों भाई? तो ओमेगा बढ़ाएंगे तो एक्सी घटेगा, एक्सी घटेगा तो इंपीडेंस घटेगा, तो करंट बढ़ेगा, बल्ब ज्यादा चमकेगा भाई, ज्यादा पावर है भाई। हालांकि वोल्टेज पर चेंज नहीं ला रहे क्योंकि वोल्टेज फिक्स कर रखा है सवाल में, है ना। अगर वोल्टेज फिक्स नहीं भी लिखा होता तो भी बल्ब ज्यादा चमकता, क्यों? क्योंकि ए बी ओमेगा में ओमेगा बढ़ाओगे तो बैटरी भी बड़ी हो जाएगी, इंपीडेंस कम हो जाएगा, तो करंट और ज्यादा बढ़ेगा, क्यों भाई? ठीक है, बी ऑप्शन सही है। सी वाला, सी वाला क्यों गलत है? हैं? इंपीडेंस ही तो घटा है, फिर डी वाला क्यों गलत है? डिक्रीज हो रहा है। चलिए करो भाई, अब ये न्यूमेरिकल है, करो अभी अभी सॉल्व करो। क्या होता है इंपीडेंस का फॉर्मूला? सीरीज है, नहीं इसमें तो एक्सएल तो है ही नहीं। हाँ, उसका वैल्यू आर इंटू रूट ऑफ 1.25 दिया हुआ, तो जरा बराबर रखो ना वैल्यू, फटाफट सॉल्व करो। आर इंटू रूट ऑफ 1.25 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो। तो एक्स सी का वैल्यू आर के टर्म्स में कितना आया? क्या एक्स सी और आर में क्या रिलेशन आया? हाँ तो रूट हटा दो। 0.5 आर आ जाएगा भाई। वेरी गुड, बिल्कुल गलत। आर इंटू अंडर रूट ऑफ, ये इम्पीडेंस है, लेकिन इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता क्या है? तो कौन से डिजाइन से कर रहे हो सॉल्विंग? दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर इंटू 1.25 तो 4 मीटर मिली सेकेंड। आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर आ गया।
आर स्क्वायर को उधर ले जाओ, एक्स सी स्क्वायर इज 0.25 इंटू आर स्क्वायर, तो एक्स सी का वैल्यू क्या 0.5 आर आ गया। लेकिन एक्स सी क्या होता है, तो 1/ओमेगा सी इज 0.5 आर। क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा है, टाइम कांस्टेंट का किसी भी आरसी सर्किट में वैल्यू आर इंटू सी होता है। सी को ऊपर भेज दो, 0.5 नीचे ले आओ, तो आंसर आया 1/500 इंटू 0.5। अगर सारे वैल्यूज हमने सेम यूनिट में लिए हैं तो ये सेकंड आ चुका है, लेकिन सेकंड नहीं चाहिए तो हम इसको मिली सेकंड बना लेते। तो फिर आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ऐसे ये हटाया तो 1 0 ये हट गया, तो ये 250 हो गया, ये कैंसिल किया 4 मिली। तुम वेक्टर बोलो ना, ये तुम कैसे भी कर लो, आएगा सही। अगर एक वेक्टर आई कैप है और एक वेक्टर जे कैप है और तीसरा वेक्टर फिर आई कैप है, तो तुम्हारे पास सारे तरीके हैं। अगर आई कैप से जे कैप तुमने ऐड कर दिया तो आ गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और फिर आगे एक वेक्टर हो गया सी आई कैप, तो तुम सी को पहले ऐड कर लेते हैं या बाद में ऐड करो, वो आई कैप के साथ ही ऐड हो जाएगा। समझे क्या, तुम कभी भी ऐड करोगे वो R1 के साथ ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो, कैसे भी करो। इसलिए हम क्या करते हैं, जो सेम फेज में होते हैं उनको पहले ही ऐड कर देते हैं ना। आई कैप जे कैप के कैप तमाम वेक्टर है, बाद में फिर से कोई आई कैप का वेक्टर मिल गया तो पहले वाले आई कैप के साथ सीधा ऐड हो जाएगा, लेकिन हमने तो उसको मिला के रिजल्टेंट बना लिया था, तो रिजल्टेंट बना लिए थे, तो ये आई कैप के साथ फिर उसका एंगल आएगा, फिर कंपोनेंट लोगे, फिर आई कैप के साथ ही ऐड करना, तो करना वही होता है। चलिए बहुत फटाफट करेंगे, फटाफट। सवाल में लिखा है कि समथिंग ईएमएफ का फंक्शन दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू कितना है, दिख रहा है आपको, ओमेगा 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 कहां होता है जी, साइन ओमेगा टी में ओमेगा होता है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या है 100 है। तो वो जो π/4 है वो क्या है, वो फेज डिफरेंस है, वो फाई अलग होता है, ओमेगा अलग होता है, फाई अलग होता है। π/4 दिया फेज डिफरेंस। इस सर्किट में बोल रहा है, चार ऑप्शंस देखो, चार ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, या तो आर और सी का ऑप्शन लेना है या फिर आर और एल का। समझ रहे हो, एल सी आर नहीं बोल रहा, मतलब जब एल है तो सी नहीं है, जब सी है तो इंडक्टर नहीं है, करेक्ट है क्या। हाँ, तो ये एक बार में दो ही लोग हैं इस सर्किट में, और π/4 का फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस का कोई फॉर्मूला बताओ, हाँ बोलो भाई। जैसे हम फेज डिफरेंस LCR या LC सर्किट RC सर्किट में कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे tan phi इक्वल टू XL माइनस XC/R। मान लो XC 0 है तो tan phi का वैल्यू XL/R आ जाएगा, और अगर XL 0 है तो XC/R है। माइनस मत बोलो, वो उल्टा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। इसमें कौन लीड कर रहा है, कोई लैग कर रहा है, ऐसा दिया नहीं है, ऐसा बोला फेज डिफरेंस π/4 है, तो L वाला सर्किट होगा तो लीड करेगा वोल्टेज, कैपेसिटर वाला होगा तो लैग करेगा, लेकिन वो दोनों, तभी तो दोनों ऑप्शन अलाइव है ना। अगर बोल देता लीड कर रहा है तो
तो कैपेसिटर वाले तो ऑप्शन गलत ही हो जाते हैं, समझे क्या बोला? बोल रहा वोल्टेज लीड कर रहा है तो एक्सएल बाय आर ही लेते, फिर तो कुछ आइडिया लगा। अब दोनों लेने पड़ेंगे, लेकिन एंगल का वैल्यू क्या दिया है? मैं कह रहा हूं दिमाग अगर लगाएंगे तो पढ़ते ही आंसर पता चल जाता है। आपको ये पता चल गया tan का वैल्यू, tan फाई का वैल्यू 1 है, 45 डिग्री दिया है, और 45 पे एक्सएल और बाय आर का वैल्यू 1 करेंगे तो एक्सएल इक्वल टू, यानी ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि एक्सएल है तो वो आर के बराबर आ जाए, एक्ससी है तो वो आर के बराबर हो जाए, तभी tan फाई का वैल्यू 1 आएगा। खेल समझ पा रहे हो? तो पहला सर्किट में जरा चेक करते हैं, एक्सएल का वैल्यू निकाल पाओगे? क्या फॉर्मूला होता है? एक्ससी का वैल्यू क्या होता है? 1 बाय, हाँ, ओमेगा का वैल्यू क्या दिया है? 100। सी का वैल्यू क्या दिया है? 1 माइक्रो फेरेड। ये -6 कर दिया, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो 10 का पावर 6 अपॉन 100, 10 का पावर 4 ओम हो गया, यानी कि 10 किलो ओम हो गया। क्या ये आर के बराबर है? नहीं है। कैसे पता चला नहीं है? देखने से पता चल पा रहा है नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में फिर से आर और सी दिया हुआ है, करेक्ट? तो सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? यहां पे 10 लिख देते, 10, 1 बाय 100 इंटू 10 माइक्रो फेरेड। 10 का पावर 6 ऊपर चला गया, नीचे 10 का पावर 3 है। क्या आंसर आया? 3 ओम आ गया, यानी कि 1 किलो ओम। ये किसके बराबर आ गया? ये किसका वैल्यू था? एक्स सी का वैल्यू आर के बराबर आ जाए तो tan फाई का वैल्यू एक्स सी बाय आर लिखते तो आंसर 1 आ जाता है, यानी फाई का वैल्यू पाई बाय 4। ऑप्शन में ये वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये वाला तो ऑप्शन सही हो गया, ये तो गलत हो गया, सी तो सही हो गया। अब क्या करें? अब बाकी बचे हुए दो और चेक कर लेते हैं, क्यों भाई? तो बी वाले ऑप्शन में किसका वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा? एक्सेल का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा का वैल्यू दिया है 100 और एल का वैल्यू है 10 का पावर -3। मल्टीप्लाई करो, 10 का पावर -1 ओम आया है। 1 किलो ओम से 10,000 टाइम्स कम हो गया, ये बहुत दूर बैठा है। फोर्थ ऑप्शन चेक करो, फोर्थ वाला आ जाएगा ओमेगा एल। आप लोग लिखो ना, लिखोगे तो होने लगेगा। हाँ, तो भी लिख के देख लो। ओमेगा इंटू एल का वैल्यू कैलकुलेट करें। ओमेगा का वैल्यू कितना है? 100। एल का वैल्यू कितना है? 10 मिली। तो 10 इंटू 10 का पावर, तो इसको सॉल्व करो, कितना आया? 1 आया। तो रेजिस्टेंस से मैच कर रहा है कि नहीं? क्यों, रेजिस्टेंस में तो 1 लिखा है, किलो लिखा है, 1 किलो है, वो 1 आया, 1 ओम आया, 1 किलो ओम है, तो 1 तो मैच कर ही रहा है। तो आंसर हो गया गलत। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? चलो एक सवाल और पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा यूनिट में चेंज है भाई, लग रहा है कन्वर्जन में गड़बड़ हो गया। ये मिली फेरेड है, मिली फेरेड है। कौन सा वाला? कैपेसिटर में माइक्रो फेरेड नहीं है, कितना है? मिली फेरेड है, मिली फेरेड। पैरेलल का सवाल आपने अभी तक किया नहीं, लेकिन मैंने आपको बोला था इस सर्किट में आने वाले पैरेलल सर्किट भी सीरीज के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होते हैं। ऊपर वाले ब्रांच में क्या हो रहा है? R1 R2 और XC सीरीज में है। ऊपर वाले ब्रांच में R2 और XC
तो ऊपर वाले ब्रांच में करंट से वोल्टेज आगे चलेगा कि पीछे? वोल्टेज पीछे चलेगा तो करंट आगे चलेगा या पीछे? करंट आगे चलेगा किससे? वोल्टेज से। उस करंट को बोलते हैं I2 करंट। तो I2 करंट वोल्टेज से आगे चलेगा और I1 करंट क्यों पीछे क्यों चलेगा? क्योंकि इंडक्टर जिस रास्ते में होता है वो कहता है हम वोल्टेज को आगे चलाएंगे। ये दोनों ब्रांच किस में है? पैरेलल में अगर है तो दोनों में क्या सेम है? तो फिर हम कंपैरिजन के लिए रेफरेंस लाइन किसको लेंगे आपकी? तो ये मेरा वोल्टेज का रेफरेंस वेक्टर हो गया। तो बताओ I1 वाला वेक्टर हम किधर ड्रॉ करें? दो ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन। इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। I1 सर सामने ड्रॉ कर दो, ये भी बोल सकते। I1 किस ब्रांच का करंट है? इंडक्टर वाले ब्रांच में कौन आगे चलता है? वोल्टेज तो ये है, ये तो यही रहेगा। तो करंट कहां बना लोगे? अरे तो वोल्टेज से नीचे करंट बना दिया, I1 लिख दिया। अब I2 किधर बनाना पड़ेगा? तो I2 ऊपर बना दिया। अगर मुझे ये फेज डिफरेंस और ये फेज डिफरेंस पता चल जाए तो आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन पढ़ लिया, सवाल देखो आखिरी लाइन पढ़ो क्या बोल रहा है। फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन। समझ गए क्या? बहुत ही लल्लू सवाल है ये, है ना? लेकिन हमको φ1 और φ2 का वैल्यू मिल जाए तो ऐड करना है। ये कैसे पता चला? आपको आइडिया लगा? अगर दोनों ब्रांच में इंडक्टर रजिस्टर होता तो I2 भी नीचे होता, I1 भी नीचे होता, तब उनके बीच में फेज डिफरेंस पूछते तो माइनस कर देते। अरे वैल्यू तो अलग अलग हो ही सकता है, नहीं समझे क्या? अरे मान लो I2 भी नीचे ही होता तो I1 I2 के बीच में एंगल कैसे निकालते? हाँ तो माइनस हो गया ना। कह रहा सर माइनस नहीं समझ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ये तो ठीक है लेकिन माइनस क्यों कर रहे हैं? यही सब हंसी मजाक के दिन है। हाँ अब क्या करें? अब φ1 और φ2 का वैल्यू अपने पुराने फॉर्मूले से निकालेंगे। बोलो पहले जब सीरीज सॉल्व करते तो tan फाई का वैल्यू कैसे निकालते थे? अगर एक्सएल है तो एक्सएल बाई आर कर दो, एक्सी है तो एक्सी बाई आर कर दो। करो जरा, समझ रहे? बहुत ही ऊंचे लेवल का सवाल है लेकिन समझ गए कहानी, बहुत आसान। पहले एक्ससी और एक्सएल के वैल्यू कैलकुलेट करो। एक्ससी का वैल्यू हुआ 1/ω/c। ओमेगा का वैल्यू है 100। हाँ 100t लिखा है। और c का वैल्यू है √3/2 मिली फैरेड। मिली फैरेड से होता है 10⁻⁻3। √3 कहां गया? खा गए। तो XC का वैल्यू क्या आया? पहले तो तुम लोग यार मल्टीप्लाई डिवाइड ही बड़ा मुश्किल से कर रहे हो। सवालों की संख्या कम है अभी, मतलब कम करते हैं आप लोग पर डे, इसलिए कैलकुलेशन में हाथ रुकता है आपका। आप 1/ω/c लिख रहे हो तो अबे थोड़ी देर देखे ही जा रहे हो उसको। ओमेगा अब जैसे अपने आप उड़ के वो रख देगा, किस कोई हो जाएगा सॉल्व किसी तरीके से। अपने आप नहीं हो रहा रे, रखो वैल्यूज, 10 मिनट नहीं लगा उसमें, फटाफट। √3/2 इंटू मिली है, मिली का मतलब 10⁻⁻3 है। इसको हटाया, यहाँ पे 2 0, 10 ऊपर चला गया, ऊपर भेजा 2 को 20/√3 ओम आ गया।
अब tan phi 2 का वैल्यू निकाल रहे हैं, tan phi 2, tan phi 2 मतलब xc बाय r कर देते। xc का वैल्यू 20/√3 है और r2 का वैल्यू 20 है, कैंसिल किया, 1/√3 आ गया। 1/√3 से phi 2 का वैल्यू 30 डिग्री लिख दिया, यहां पे 30 डिग्री हो गया, करेक्ट। अब दूसरा है tan phi 1, phi 1 का वैल्यू हो गया xl बाय आर, एक्सएल बाय आर में ओमेगा एल 100 और एल का वैल्यू कितना दिया है, √3/10 और आर का सर वैल्यू भी आंसर 10। 90 डिग्री है। हाँ जी, tan phi 1 का वैल्यू आया √3, तो phi 1 का वैल्यू आया 60 डिग्री, यहां पे लिख दिया 60 डिग्री। तो फिर टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन I1 and I2 is 90 डिग्री। मुझे तो इजी लग रहा भाई। एक्सेल एक्सी एक ही ब्रांच में है क्या? एक्सेल माइनस एक्सी बाई आर ये सीरीज के लिए बनाया था, क्या इसमें एक्सेल एक्सी सब सीरीज में है? तो कौन सीरीज में है? आर और एक्सेल सीरीज, तो उसी पे लगाओगे ना तुम सीरीज का कॉन्सेप्ट, समझे? जबरदस्ती फॉर्मूला नहीं बना देंगे कि वहां सर एक जगह एक्सी भी है, वो भी लगा, सीरीज का है। हो गया? चलो सवाल देखो, इसमें ये बताओ, एक ई वाला ग्राफ दिख रहा हो, एक आई वाला दिख रहा हो, दिख रहा है? तो किस ग्राफ को लेफ्ट में खिसकाएं तो दूसरा बन जाएगा? यानी आई में फेज, मतलब जिसको लेफ्ट खिसकाते हैं उसमें फेज ऐड करना होता है, तो आई के फंक्शन में फेज ऐड करेंगे तो वोल्टेज का फंक्शन बनेगा। कौन आगे चल रहा है? आई पे ऐड करेंगे, आई के फेज में ऐड करेंगे तो वोल्टेज अब आएगा। तो कौन आगे चल रहा है? आई के फेज में कुछ ऐड करने से वोल्टेज का फेज बनने वाला है, तो कौन आगे चल रहा है? वोल्टेज आगे चल रहा है। देखो दो ऑप्शन होते हैं तुम लोगों के पास, और मैंने आपको एक तरीका बताया है, लॉ ऑफ इंट्यूशन, हाँ, कि अगर आपको ये लगे, हाँ पिछले क्लास में ये करा था कि जैसे वोल्टेज का ग्राफ दिया हुआ है और करंट का ऐसा फंक्शन है जो 90 डिग्री आगे चल रहा है, वोल्टेज से 90, तो अगर करंट आगे चल रहा है तो वोल्टेज का ग्राफ पीछे खिसक लेगा, वोल्टेज का ग्राफ पीछे खिसकेगा, तो जो बनेगा वो करंट का ग्राफ हो जाएगा। तो अगर फेज बढ़ाना होता है तो ग्राफ पीछे खिसकाते हैं, तो करंट का ग्राफ पीछे खिसक रहा है, इसका मतलब है करंट के फंक्शन में फेज ऐड हो गया, फिर वो वोल्टेज के जैसा दिखने लगा, यानी कि करंट के ग्राफ में फेज ऐड करने से वो वोल्टेज का ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब है करंट का फंक्शन ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब करंट के फंक्शन में प्लस फाई करेंगे तो वोल्टेज बनेगा, तो करंट साइन ओमेगा टी तो वोल्टेज साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो मतलब वोल्टेज इज लीडिंग द करंट है बाय π/4, यहां पे लिखा हो π/4। दो ऑप्शन कौन से गलत हो गए? कौन से दो ऑप्शन गलत हो गए? ए ऑप्शन और बी ऑप्शन गलत हो गए, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर नहीं हो सकता इसमें। क्यों नहीं हो सकता? वोल्टेज लीड कर रहा भाई, समझ रहे हो? क्यों एलसीआर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सवाल में लिखा है एलसीआर है ही नहीं। देखो क्या लिखा है, या तो आरसी है या फिर एलआर है या फिर एलसी है। एलसी क्यों नहीं हो सकता? वो तो पूरा 190 आगे या 90 पीछे π/4 नहीं हो सकता था। π/4 यानी 90 से छोटे एंगल है, मतलब सर्किट में रेजिस्टेंस तो जिंदा है। कुछ आइडिया लगा क्या बोल रहे हैं? क्योंकि एक्सएल बोलता है 90 डिग्री आगे, एक्सी बोलता है 90 डिग्री पीछे, तो एलसी वाले होंगे तो या तो 90 डिग्री आगे होगा या फिर 90 डिग्री पीछे होगा, जो जीतेगा उसके हिसाब से। रेजिस्टेंस आ गया तो 90 और 0 के बीच में आता। π/4 का मतलब है दोनों बराबर। तो π/4 देखते मुझे ये भी पता चल गया, एक तो ये पता चल गया कि इंडक्टर होना चाहिए, ये पता चला, और एक्सएल और आर का वैल्यू इक्वल भी होना चाहिए।
फॉर π/4 का फेज डिफरेंस, ये अभी पिछले सवाल में भी किया था। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा दिया हुआ है 100, एल का वैल्यू है, सी और डी में से कर लेते हैं तो 10 लिख देते हैं, तो ये क्या आ गया 1 किलो ओम हो गया और रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया। आंसर सी सही हो गया, डी गलत हो गया। ये आप लोग करना खुद, थोड़ा लंबा सवाल है, आराम से पढ़ के करना। पढ़ो भाई। ये तो सिंपल सवाल हो गया। केस ए में डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है कैपेसिटर में, केस बी में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है कांस्टेंट 4 का, करंट थ्रू रजिस्टर एंड वोल्टेज वीसी अक्रॉस कैपेसिटर आर कंपेयर्ड इन टू केसेस। कौन कौन सा ऑप्शन सही है? एक ऑब्वियसली, दो सही हो सकते हैं इसमें, नहीं? चलो करंट के बारे में बात करते हैं। कैपेसिटर बढ़ रहा है कि घट रहा है? यानी ए से बी में जाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, वो घट कम हो जाएगा? कैसे बता? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाने से केसी हो जाता है, तो कैपेसिटेंस 4 टाइम्स हो गया, तो इन रिएक्टेंस बढ़ गया कम हो गया? कम हो गया। क्यों? 1/ω सी बढ़ाएंगे तो 1/ω कम हो जाएगा, रिएक्टेंस कम हो गया तो इंपीडेंस, इंपीडेंस कम हो गया तो करंट बढ़ गया। कौना ऑप्शन सही लगा? नहीं, मेरा सवाल ये, आपको कौन सा सही लगा? उसके हिसाब से पता चल जाएगा आंसर क्या है। ए से बी में कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, बी में कैपेसिटेंस बढ़ गया तो बी में रिएक्टेंस कम हो गया, रिएक्टेंस कम होने से इंपीडेंस कम हो गया। इंपीडेंस पकड़ पा रहे हो? रिएक्टेंस का मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक्ससी की। और इंपीडेंस मतलब किसकी बात कर रहा हूं? जेड का फॉर्मूला क्या है? √r² प्लस एक्सी स्क्वायर। बहुत अच्छे। तो एक्सी का वैल्यू कम हो गया तो जेड का वैल्यू कम हो गया, करंट का वैल्यू बढ़, तो किस में बढ़ गया? अबे जिसमें कैपेसिटर बढ़ा था उसी में बढ़ गया, तो बी में करंट बढ़ गया। तो कौन तुम लोग क्या मिरर इमेज देखते हो? क्या देख रहे हो तुम लोग? बढ़ गया तो बी का करंट बढ़ाओ ना। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही हो गया। हाँ, सी। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैसे निकालेंगे? Q/C। यहां पे कोई भी ऑप्शन में Q/C और LdI/dt कर रहे हैं लल्लू हो क्या? ये सब रेजिस्टेंस की तरह काम हो रहा है अभी। सब या तो XC से मल्टीप्लाई हो रहा है या XL से करंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है, V = IR, V = IR, V = यही काम कर रहा है। ठीक, करंट बढ़ गया लेकिन XC तो घट गया। हाँ जी, करंट बढ़ गया, XC कम हो गया, करंट बढ़ गया। वोल्टेज होता है I × XC, I बढ़ गया, XC घट गया। बड़ा पोपट हो गया ये तो हमारी लाइफ। अब हम क्या करें? हाँ, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन सही है। कैसे पता लगाते हैं? उसके बाजू में कौन है? रेजिस्टेंस, उससे तो पूछो। देखो भाई, ये सीरीज है कि नहीं? कैसे पता? सीरीज है तो तुमको इसके बारे में डायरेक्ट बात नहीं करनी जो बदल रहा है, क्योंकि बदल रहा है ना तो उसका वैल्यू दो दो तरीके से बदल, उसका खुद XC बदल रहा है और करंट भी बदल रहा है, तो दोनों चीजें बदल रही है। आप इससे पूछो ना, अगर मान लो इसका वोल्टेज V1 होता
और इसका V2 होता तो पूरे इसका वैल्यू क्या होता? कभी भी डायरेक्ट ऐड नहीं कर देना, हालांकि लॉजिक फिर भी वही रहेगा, आंसर फिर भी वही आएगा। अब यहां पे करंट का वैल्यू क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, बढ़ गया कम हो गया, वैसे बोलो। नहीं नहीं, मतलब जब हमने कैपेसिटर को, मतलब यही सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तुम लोग कहां चले गए? यही सवाल, ये सवाल में क्या हो रहा था? अच्छा, अच्छी खासी लाइव चल रही थी, तो इसके कैपेसिटेंस को हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब से बढ़ा दिया, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो गया? वही तो आपने आंसर भी बताया बी में कि हाँ भी करंट बढ़ा दो, तो करंट इंक्रीज हो गया इसमें। तो हम यही तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि करंट इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, क्या हो रहा है? तो करंट ज्यादा जाएगा, लेकिन इसमें करंट ज्यादा जाएगा और इसका रिएक्टेंस कम हो गया, तो आई इंटू एक्ससी करेंगे तो वैल्यू, एक फैक्टर बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन इसके बारे में तो पता है, ये तो चेंज नहीं हुआ ना। अगर ये फिक्स है और इसमें करंट ज्यादा जाएगा तो V1 का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। अब दोनों के स्क्वायर का सम कांस्टेंट है, दो नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर रहे थे तो ये बन रहा था, बैटरी नहीं बदली है, इसका वोल्टेज बढ़ा दिया, दो नंबर को स्क्वायर करके ऐड कर रहे थे तो एक आंसर आप बन रहा था, वो फिक्स है, और एक नंबर बढ़ा दिया तो दूसरा नंबर, समझ में आया क्या बोला? आप ऐड करके भी करते तो भी आंसर वही आता, लेकिन तरीका यही स्क्वायर करके ही ऐड करना है, ठीक है, समझ गए क्या? तो बोलो, वोल्टेज का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वोल्टेज इंक्रीज होगा, करंट बी का ज्यादा है ए से, रेजिस्टेंस दोनों बार सेम है तो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस इन केस बी इज ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ए। अब इसका उल्टा बोल देंगे तो कैपेसिटर का वोल्टेज आ जाएगा, सम नहीं करना लेकिन स्क्वायर करके ऐड हो रहा है, तो स्क्वायर में भी ऐड तो हो ही रहा है ना, एक नंबर बड़ा कर देंगे तो दूसरा छोटा होगा, तभी तो स्क्वायर का सम भी सेम आएगा। कुछ आइडिया लग रहा है क्या? तो वीसी बी का वैल्यू लेस देन कैपेसिटर ऑफ, ऐसे बी वाला बड़ा है, ए वाला। मैं भी तो तुम लोग के साथ ही रहता। हाँ, तो ये सब तो चैप्टर भी वही चल रहा, इसको करेंगे बाद में। सर्किट खींच गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा लेकिन ये चैप्टर।